वीणा के तार को इतना मजबूत मत बांधिए कि उसके धागा ही टूट जाए, और उसको इतना ढीला मत छोड़िए कि वो सुर ही देना बंद कर दे। महात्मा बुद्ध। बुद्ध जीवन में मध्यम मार्ग की बात करते हैं कि आप जीवन में ना किसी का अति ग्रहण कीजिए, ना अति त्याग कीजिए। नव वर्ष में बहुत सारे लोगों ने जीवन में बहुत सारे संकल्प लिए होंगे, प्लेज लिए होंगे कि हम अति तरीके से उसको त्याग कर देंगे या अति तरीके से कार्य करके उसको ग्रहण कर लेंगे। ये असंभव होता है। आपकी कोई भी आदतें एकाएक नहीं छूट सकती या एकाएक आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप मध्यम मार्ग अपनाइए। यदि आपकी कोई गंदी आदतें हैं तो उसे धीरे धीरे छोड़िए, और कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो उसको धीरे धीरे अपनाइए। मान लिया जाए आप रील्स देखते अधिक हैं और आप बुक पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं, तो आप रोज़ 1-2 घंटे बुक रील्स देखते हैं तो उसकी जगह धीरे धीरे 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट कम कीजिए, और बुक पढ़ने की प्रवृत्ति को धीरे धीरे 1 पेज 2 पेज 3 पेज बढ़ाइए। ये निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आप मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। ये महात्मा बुद्ध का कथन था और उनका विश्लेषण। नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। पढ़ारम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग निबंध की इस कक्षा सीरीज़ में एक अमूर्त निबंध को लेकर आए हैं। पिछले कई कक्षाओं में हमने कहावत वाले निबंध यानी लोकोक्ति वाले निबंध को देखा है और उस पर चर्चा किया है। आज हम लोग इस पर देख रहे हैं कि कैसे हम अमूर्त निबंध लिखते हैं। अमूर्त निबंध में बेसिकली आपका यदि जीएस ठीक है, हम निबंध लेखन के पहले भी आपको कई बार इस बात का चर्चा कर चुके हैं कि निबंध बेसिकली कुछ नहीं है, बस आपके जीएस के आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो आपके पास जीएस, आपके पास थोड़ा सा साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए, और थोड़ा पास आपको फिलॉसफी यदि दर्शन का ज्ञान है तो आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। भाषागत निबंध में जैसे निबंध लिखने का जो हम तरीका अपनाते हैं कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल घटनाक्रम, इकोनॉमिकल उदाहरण, साइंटिस्टिक उदाहरण, इन्वायरमेंटल एग्जाम्पल लीजिए और उसको निबंध में पुट करके उसका विश्लेषण कीजिए, उसको उदाहरणों को लिख दीजिए। लेकिन जो अमूर्त निबंध होते हैं, भाषागत निबंध होते हैं, उसमें इन चीज़ों की आवश्यकता या इन चीज़ों को ज़बरदस्ती डालने पे निबंध खराब हो जाते हैं या निबंध बेहतर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे निबंध को भाषागत बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब आपके भाषा कौशल कि आप निबंध में जो जो डायमेंशन दिए गए हैं उस डायमेंशन को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ विश्लेषण की। जैसे ये एक निबंध है हम लोग का कि नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारक है। अब ये कहता है कि नैतिकता और राजनीति यानी यदि आप राजनीति करना चाहते हैं तो उसमें नैतिकता होना चाहिए। नैतिकता मतलब वो जन कल्याण हितकारी होना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार कम हो, वो जवाबदेह होना चाहिए, निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। तो नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारी है। ये इसमें आप लोग डायमेंशन है। अब हम संबंध देखेंगे कि नैतिकता क्या है, राजनीति क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, और नैतिकता नहीं रहा राजनीति विनाशकारी कैसे और क्यों होती है, इसको हम अनेक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब सबसे पहले आप एक उदाहरण हम लोग देखे होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो कहानी थी, जिसमें एक राजा था। तो उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बहाजी टकेसर खाजा वाला जो कहानी आप लोग ने सुना होगा, वहाँ एक दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो जाती है। तो उसने कहा कि जिसकी दीवार है उसको बुलाया जाए, उसे मृत्यु दंड दिया जाए। जिसकी दीवार थी वह आया और बोला, हुजूर मेरी गलती नहीं है, गलती दीवार बनाने वाले की है। फिर राजा ने उसे बुलाने का आदेश दे दिया। दीवार बनाने वाले मिस्त्री कहा, साहब गलती मेरी बल्कि पानी मिलाने वाले भिस्ती की गलती है। राजा ने भिस्ती को सजा देने की बात की, लेकिन उसने भी अपनी गलती किसी और के ऊपर थोप दी। अंत में एक फांसी का फंदा तैयार किया गया और राजा को तो न्याय देना था। अंत में उस राज में एक महात्मा का चेला था जो गुरु की बात माने बिना भोजन क्लास में उस राज में रह गया था। अंततः उसे ही फांसी देने की निर्णय दिया गया, क्योंकि फांसी का फंदा उसके गला के अनुसार था। उपयुक्त कहानी से सीख मिलती है कि राजा ने बिना किसी नैतिकता के न्याय दिया जो जनता के हित के अनुसार नहीं था। यह नैतिकता विहीन शासन व्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। तो ये हम भूमिका देके इसकी उदाहरण हम कर दिए हैं कि नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारक होती है। आप प्राचीन काल में राजा घनानंद के उदाहरण देकर भी आप इस कहानी की सीख दे सकते हैं कि कैसे वो अपने आप को मशगूल था जीवन में और शासन व्यवस्था करप्ट थी, जनता हित के अनुसार वह कार्य नहीं करता था। तो आप राजा घनानंद की भी कहानी देकर यहाँ पे उदाहरण के रूप में या भूमिका में लिख के आप इसकी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे देखिए, उसमें हम आगे बढ़ने से पहले चर्चा करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले राजनीति तथा नैतिकता के साथ समझने के साथ साथ दोनों के बीच संबंध को भी देखते हैं।
राजनीति मनुष्य का स्वाभाविक गतिविधि का क्षेत्र है, जिस यानी राजनीति क्या है वो हम देख रहे हैं। मतलब वह किसी समुदाय, क्षेत्र या जनसंख्या पर शासन करता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, जिसके कारण वह सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीव है। यानी वो शासन सभी पे क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका राजनीतिक समझ है, वो बेहतर कर रहा है। वही नैतिकता की बात करें तो वह नियम या सिद्धांत है जो किसी मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है तथा उसके आधार पर किया गया कार्य जनता तथा समाज द्वारा स्वीकार्य होता है। यह नैतिकता है। नैतिकता एक प्रकार का आयाम है, सिद्धांत है। उसके आधार पे जो भी कार्य किया जाएगा वह कार्य जनता को और समाज को स्वीकार होता है, वही काम नैतिक होता है, उसी को नैतिकता कहा जाता है। अब इस दोनों के बीच संबंध की बात की जाए तो नैतिकता के साथ राजनीति में सत्ता पक्ष की जो नीति होती है वह दया, करुणा, सत्य, अहिंसा पर टिकी होती है। उसका अधिकतम उद्देश्य अपनी प्रजा का कल्याण करना होता है। साथ ही राजा वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म आदि पर भेदभाव किए बिना किसी के साथ समान व्यवहार करता है और न्याय करता है। इसी नीति युक्त राजनीति के बारे में चाणक्य कहते हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा। कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम तू हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ये बात किसमें कहा गया? चाणक्य नीति के बारे। नात्म प्रिय हितम राज्ञा, प्रजा नाम तू हिते प्रीतम। नात्म प्रिय हितम राज्ञा, राजा को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो राजा के हित के लिए हो, बल्कि यदि राजा को लेकर कार्य नैतिक है वो कार्य उसको नहीं करना चाहिए। प्रज्ञा नाम तू हिते प्रिय हितम, बल्कि वैसा कार्य करना चाहिए जो किसके हित के लिए हो? प्रजा के हित के लिए हो, प्रजा की भलाई के लिए हो। तो ये बात करता है। वर्तमान समय में आप लोग देखते होंगे कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, यह कार्य यदि शासन व्यवस्था स्वयं रूप से स्वीकार कर लिया जाए या किसके लिए कौन सा कानून सही है नहीं है, ये बात यदि स्वयं सरकार या नीति निर्धारक तत्व या राजनीति में जिसकी पकड़ है वो तय कर ले तो फिर वही बात होगा, बहुल बांध का शासन हो जाएगा। ज़बरदस्ती नीति निर्माण राजनीति जनता पे थोपी जाएगी तो फिर विद्रोह होता है। बहुत सारे देशों में, दुनिया में देख रहे हैं, तानाशाही व्यवस्था आ गई है। वहाँ पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ गई है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पे पहुँच जाता है। धर्म आदि का बोलबाला हो जाता है, क्योंकि राजनीति में जो नैतिकता होती है वो धर्म आधारित नैतिकता से थोड़ी अलग होती है। इसलिए दोनों के बीच में अंतर संबंध हालांकि होता है, लेकिन धर्म आधारित नैतिकता अधिकांशता राजनीति में जो नैतिकता होती है उससे अलग होती है। इसलिए नैतिकता राजनीति में होनी चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? जो कि राजा को न प्रिय लगे, बल्कि किसको प्रिय लगे? प्रजा को प्रिय लगे। वैसे कार्य करने चाहिए, वैसे कानून बनाने चाहिए, वैसे नियम कानून बनाने चाहिए। जैसे वर्तमान समय में भी आप अभी देख रहे हैं कि भारत में कई सारे कानून सरकार ने बनाए और अंततः उसको सरकार को ज़बरदस्ती वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसको प्रजा के हित के लिए नहीं था। जैसे हम लोग देखते होंगे किसान बिल की बात करते हैं, उसका लंबे समय तक विरोध हुआ। उसके बाद एक जो हिट एंड रन केस वाला मामला था, इसमें ड्राइवरों ने पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल किया था, अंत में सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। तो ये सारे नीति थे जो कि जनता के ऊपर थोपने की प्रयास किए गए और उस नीति में जो वास्तव में घटनाकार था, जो वास्तविक समस्या है, वो जवाबदेहिता, वो पारदर्शिता तय करने की बात नहीं की गई थी, इसलिए उसको जनता ने नकार दिया। अब नैतिकता नहीं हो तो क्या होगा? वही नैतिकता विहीन राजनीति की बात करें तो इसके तहत सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करने वाली सत्ता नीति विहीन हो जाती है। यानी यदि राजनीति में नहीं हो तो उसकी नीति जो है वो मूल जो उद्देश्य है राजनीति का, जन कल्याण करना, देश का उत्थान करना, राज्य का विकास करना, वो उसको नहीं हो पाता है और वो जो है उससे भटक जाता है। राजनीति तंत्र से उसके व्यवहार एवं कार्य प्रणाली में मानवीय मूल्यों का समावेशन खत्म हो जाता है। अब राजनीतिक तंत्र में क्या होगा? जो मानवीय मूल्य होंगे, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सबकी भलाई, बेहतर पेयजल, तो ये सारी चीज़ें इसमें समावेशन खत्म हो जाता है। प्रकृति का शाश्वत नियम के अनुसार जिसकी जैसी नीति होती है वैसी उसकी प्रगति होती है। यानी राज की जी नीति जैसी होगी वो नैतिक होगी तो राज की प्रगति भी नैतिक होगी। यदि नैतिकता रूपी राजनीति होगी तो राजनीति बेहतर होगा। यदि नैतिकता खराब रूपी राजनीति होगा तो वो राजनीति भी खराब होगी। तो वही बात कहा गया है कि जिसकी जैसी नीति होती है उसकी वैसी प्रगति होती है। नीति विहीन इस राजनीति में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है, अपराध तथा अपराधियों की संख्या बढ़ने लगती है, राज्य के राजस्व का व्यय होने लगता है तथा महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगती है तथा राज्य में गरीबी, बेकारी, जिसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं, हत्या, बलात्कार तथा जातीय एवं धार्मिक हिंसा बढ़ने लगता है। इसको भारत परिप्रेक्ष्य के साथ साथ आप दुनिया के अनेक देशों में देख सकते हैं। जैसे ईरान की बात कर सकते हैं, अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं। ईरान में
अफगानिस्तान में देखते होंगे, वहाँ धर्म आधारित शासन है, वहाँ नैतिकता का समावेशन नहीं है। तो वहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया है, शासन धार्मिक आधार पे होते हैं। सिर्फ यदि आप किसी एक ही धर्म को विशेष को मानते हैं आपके ऊपर आपको रहने का अधिकार है, नहीं तो नहीं है। ईरान में व्यापक पैमाने पर विरोध होता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं यूएसए और अमेरिका का। यूएसए जो है, अमेरिका है, वो अपनी जो वैश्विक राजनीति करता है, राजनीति एक घरेलू स्तर पर होता है, फिर देश एक दूसरे से क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, और जो वैश्विक राजनीति होती है जिसके तहत एक देश दूसरे देश से कैसा शासन प्रणाली अपनाता है, कैसे अपनाता है, वो भी यदि खराब होता है, जैसे वैश्विक राजनीति टिका होता है बेहतर संप्रभुता की रक्षा करने, संप्रभुता के सम्मान करने, बेहतर व्यापार सुगमता से, बेहतर नियम कानून से। लेकिन ये सब चीज़ें यदि नहीं मानी जाती है तो क्या होता है, विश्व स्तर पे अशांति फैलती है, नव साम्राज्यवाद का उदय होने लगता है, उपनिवेशवाद का बढ़ावा मिलने लगता है कि नए तरीके से उपनिवेशवाद जन्म ले रहा है। जैसे हाल फिलहाल में यूएसए ने वेनेजुएला में जो कार्य किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, तो ये सारी क्योंकि उसके नीति में नैतिकता नहीं है। तो ये आयाम को भी हम जोड़ सकते हैं वैश्विक उदाहरणों में। देखें, अब इतिहास से लेकर चलते हैं तो प्राचीन काल से देखें तो मानव प्रजाति दुनिया के कई खतरों से ग्रसित थी। साथ रहकर जीवित रहने की प्रवृत्ति एकमात्र उद्देश्य था। मानव इस काल में सहचार्य जीवन जीता था तथा एक दूसरे के प्रति परोपकारी का भाव रखते थे। बाद में धीरे धीरे मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बना तथा उसके अंदर सत्ता की भूख जागृत हुई। शुरू में सत्ता की भूख जागृत नहीं थी, सब लोग स्वतंत्र थे, किसी के ऊपर किसी का शासन करने की बात नहीं था, जिसको जो करना था नहीं होता था। गुफा में रहते थे, छाल पत्ते पहनते थे, हुलू लुलू हुल्ला करते थे और ज़िंदगी मस्ती में जीते थे, वही ज़िंदगी था। लेकिन बाद में सत्ता की भूख जागृत हुई, कबीलाएं संगठन होने लगे, तब जाके शासन राजनीति नामक प्रणाली का उद्भव हुआ। और सत्ता की जब भूख हुई तो कालांतर में डार्विनवाद के अनुसार सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की भावना मनुष्य में समाहित था, हुआ नैतिकता था, और नैतिकता के आधार पर अपने समाज का प्रशासक बनने की होड़ में शामिल हो गया। इस आधार पे हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। ज्ञात सभ्यता के तौर पर देखें तो हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक प्रणाली का प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं मिलता है। वहीं ऋग्वैदिक काल राजनीति में नैतिकता का समावेशन था, मैंने तथा पुरुष को बराबरी का हक था। ऋग्वैदिक काल की हम लोग बात करते हैं तो पुरुष राजा सभी पक्ष के अनुसार निर्णय लेकर जनता का कल्याण करता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में राजा की नीतियों में नैतिकता का समावेशन होना शुरू हुआ था, समाज में विकृति होना प्रारंभ हुआ, छुआछूत, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों का उदय होने लगा। ये देख सकते हैं हम लोग कालखंड में कि जब नैतिकता थी उत्तर वैदिक काल में तो समाज बेहतर था, शासन तंत्र बेहतर था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ, छुआछूत हुआ, पर्दा प्रथा, जाति आधारित समस्या का उद्भव होने लगा। इस तरह राजतंत्र आधारित यह राजनीतिक व्यवस्था भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में कई हजार वर्षों तक जारी रही। इस शासन व्यवस्था में राजा का निर्णय सर्वश्रेष्ठ होता था। मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि राजतंत्र, शुरू में राजतंत्र रहा और राजतंत्र में ही कुछ नैतिक गुण होते थे, कुछ अनैतिक गुण होते थे। नैतिक गुणों अनैतिक गुणों के आधार पे हम लोग नैतिक गुणों में जैसे हम बताए कि सम्राट अशोक को आप नैतिक राजा मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक युद्ध के बाद अपने आप में परिवर्तन किया और व्यापक जन कल्याण का कार्य किया। तो ये हम उसके डायमेंशन को देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे राजतंत्र व्यापक पैमाने पर रहा और लगभग 20वीं सदी के हाफ ईयर 1950-60 के दशक तक पूरे विश्व में राजतंत्र रहा। हालांकि अभी भी कई सारे देशों में राजतंत्र है, लेकिन वहाँ जनता को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। जैसे यूएई देख लीजिए, सऊदी अरबिया देख लीजिए, लेकिन वहाँ भी व्यवस्था अब पारदर्शी है। सरकार जनता के हित के लिए नैतिक रूप से भी कार्य कर रही है। अब देखिए, निर्णय सर्वश्रेष्ठ होता था राजा का, इन सब नैतिकता से कहीं अधिक अनैतिकता का समावेशन होता था। अशोक कृष्णदेव राय से राजाओं की शासन व्यवस्था में जन कल्याण की भावना अधिक थी तो उसे नैतिक शासन व्यवस्था माना गया। वही हम लोग देखें आधुनिक दौर में वैश्विक प्रदेश में उपनिवेशवाद का दौर आया। अब देखिए हम कैसे इसको जैसे हम बोले ना कि इसको काल खंड में बांध के हम लोग लिख रहे हैं। प्राचीन काल फिर गए, फिर मध्य काल देखे, अब जो है प्राचीन काल में देखे वैश्विक प्रदेश में उपनिवेशवाद का दौर आया। यह नैतिक भिन्नतांत्रिक व्यवस्था थी। इस दौर में राजनीतिक सत्ता का भूख अंधा दौर प्रारंभ हुआ और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में दुनिया के देश एक दूसरे पर जबरदस्ती कब्जा करने लगे, दास प्रथा करने लगे, रंग भेद, बंधुआ मजदूरी। देखिए उस समय ये समस्याएं बेहतर तरीके से पूरे विश्व के पटल पर थी और ज़बरदस्ती कब्जा करके कॉलोनियल पीड़ा को जन्म दिया गया, देशों का शोषण किया गया, महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया, जातियों को अलग अलग वर्णों में बांटा गया, अलग समुदाय में बांट दिया गया, दास प्रथा चरम पर थी, रंग भेद होता था।
वाइट, जिसको हम लोग वाइट बर्डन थ्योरी कहते हैं, और इसने कई समस्या को जन्म दिया। महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझा गया इस पीरियड में। इस सिद्धांत विहीन वैश्विक राजनीति में 2 विश्व युद्धों का जन्म हुआ, जिसके कारण लाखों मानव और समय काल के गाल में समा गए। कितना महत्वपूर्ण बात हमने कही है कि कैसे राजनीतिक नैतिकता विहीन राजनीति ने 2 विश्व युद्ध को जन्म दिया। फांसीवाद और नाजीवादी व्यवस्था ने मानव के ऊपर जुल्मों का अंबार लगा दे, इसलिए कहा गया सत्ता के भूख आकांक्षी मानव ने खुद के ही समाज के आकांक्षाओं का दम घोट दिया। ये किसका था कि राजनीति में नैतिकता नहीं थी, सिर्फ शासन का भूख था, किसी तरीके से शासन करने की भूख जागृत रही, तो इस आयाम पे इसका हुआ। क्या हुआ? तो सत्ता के भूखे आकांक्षी मानव ने खुद के ही समाज के आकांक्षाओं का दम घोट दिया। यह स्टेटमेंट का जिक्र कर सकते हैं। फिर उपनिवेशवाद के बाद विश्व के कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई। देशों में संविधान न था, नीति सिद्धांत के आधार पर जनता को कई सारे अधिकार देकर जन कल्याण की भावना से राजनीतिक व्यवस्था बहाल हुई, लेकिन जल्द ही इसमें विकृतियां आ गई। देखते हैं शुरू में देश, बहुत सारे देश गुलामी के बाद आज़ाद तो हुए, लेकिन उसके अंदर विकृति बहुत जल्दी उत्पन्न होने लगी। नेताओं के भाषण तथा चुनावी घोषणा सिर्फ भाषण तथा कागजों तक सिमट कर रहने लगी। नीति विहीन तथा बिना नैतिकता आधारित तंत्र में भ्रष्टाचार, घोटाला, अपराध, बूथ कैप्चरिंग आदि बढ़ने लगा तथा राजनीति जनता की सेवा भाव के बजाय खुद की आकांक्षाओं तथा इच्छाओं की पूर्ति का क्षेत्र बन गया। यानी राजनीति में नीति नहीं रहा तो क्या हुआ? राजनीति जनता की सेवा भाव के बजाय खुद की आकांक्षा और इच्छाओं की पूर्ति का क्षेत्र बन गया। ये रहा। वहीं वैश्विक परिदृश्य में इसका उदाहरण जिम्बाब्वे के कर्नल रॉबर्ट मुगाबे, लीबिया के कर्नल गद्दाफी से क्रूर तानाशाह के शासन में नैतिकता के बिना राजनीति का विनाशकारी परिणाम प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। वैश्विक उदाहरणों के जिक्र हम लोग कर दिए। अब इसी तरह वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जो वैश्वीकरण का दौर चल, उसमें भी सभी देश अपने हिसाब से दुनिया का संचालन करना चाहते हैं। बिना नैतिकता के विश्व के संस्थाओं जैसे यूएनए, WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF आदि पर कुछ ही देशों का प्रभुत्व है। क्यों? क्योंकि इन देशों ने अपने आप को इस पर कब्जा करके रखा हुआ, और ये सारे सिस्टम ने जो वास्तविक नियम होना चाहिए, सभी के लिए समान अधिकार, सभी के लिए समान कानून, उसका ये सारे देश संस्था पे इसका प्रभाव नहीं बढ़ता है। इसी अनैतिकता विस्तारवादी नीति का परिणाम, जो नैतिकता के किसी भी आधार पर सही नहीं है, रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास संघर्ष, चीन की विस्तारवादी नीति आदि है, क्योंकि ये सभी में नैतिकता का अभाव है। अब वहीं राजनीति में नैतिकता की बात करें तो महात्मा गांधी ने देश को आधे कपड़े में देख खुद आधा कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री, ललित मिश्र ने ट्रेन घटना की जिम्मेदारी खुद ले ली। ये नैतिकता के उदाहरण हैं। इसी तरह छोटे स्तर पर संस्था के भीतर नैतिकता के आधार पर कार्य प्रणाली हो, उसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, जन कल्याण भावना रहती है। नैतिकता के आधार पर जहाँ बिहार लोक सेवा आयोग पारदर्शिता जवाबदेह कार्य करती है, तो वहीं सिविल सेवक आर्मस्ट्रांग पेम ने खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेकर 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा दी। आप यहाँ BPSC की जगह किसी और संस्था का नाम जिक्र कर सकते हैं, तो बेहतर होगा। वहीं कई आयोग पेपर लीक करने, सीट बेचने का आरोप लगते रहते हैं, तो कई सिविल सेवक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी गए हैं, जो नैतिकता विहीन कार्य प्रणाली को दर्शाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट के देखिए, नैतिकता रहा तो कैसे बेहतर कार्य हुआ, और इतना में नैतिकता नहीं रहा तो क्या प्रभाव पड़ा उसको व्यक्ति के ऊपर भी और समाज के ऊपर भी। आगे हम लोग देखते हैं ठीक इस तरह परिवार के ऊपर शासन करने वाले मुखिया में नैतिकता होती है, तो यदि घर में नैतिकता रहे, घर में जो शासन करती है उसको हम लोग लीड मानते हैं, उसमें रहे, तो घर में लैंगिक समानता रहती है, निर्णयों में सभी की भागीदारी होती है तथा घरेलू हिंसा नहीं होती है। वहीं बिना नैतिकता वाला परिवार ठीक इसके विपरीत कार्य करता है, लैंगिक असमानता होती है, भेदभाव होती है। उपयुक्त तमाम विश्लेषण से अब ठीक ही आप यहाँ पे एक चीज़ और उसको ऐड कर सकते हैं, जो हम लोग भूल गए हैं ऐड करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, या ECI, सीधा आप ECI की जगह आप लोग यहाँ एक चीज़ का जिक्र कर सकते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीति जो सक्रिय होती है, तो निर्वाचन प्रक्रिया भी यदि स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित नहीं हो तो ऐसी व्यवस्था भी सिद्धांत विहीन हो जाती है। फिर कुछ ही लोगों का शासन होते रहता है और फिर ये तानाशाह व्यवस्था की ओर चला जाता है। तो आप एक निर्वाचन प्रक्रिया को ऐड कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में वहाँ देख रहे हैं वेनेजुएला में 13 साल से वही राष्ट्रपति थे। मतलब हम ये नहीं करें कि लंबे समय से रहना, लेकिन शासन व्यवस्था कैसे चला रहे हैं, वो चुनाव कैसे कर रहे हैं, कि सरकार वहाँ की जनता किसको वोट कर रही है और लेकिन कौन चुनाव में जीत जा रहे हैं, इस आधार पर ये उदाहरण की चर्चा आप कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए
अब हम लोग लास्ट में निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं आगे कि निष्कर्ष ये क्या कहता है। उपयुक्त तमाम विश्लेषणों से हमने राजनीति पर नैतिकता के अच्छे तथा बुरे आयामों को देखा। इस तरह हम कह सकते हैं कि नैतिकता आधारित राजनीति व्यवस्था हंसावृत्ति न्याय करती है। मतलब यदि राजनीतिक व्यवस्था रही तो हंसावृत्ति न्याय करेगा, वही नैतिकता विहीन राजनीति में मत्स्य न्याय होता है। अतः वर्तमान परिस्थिति में ज़रूरत है कि जनता की भी जागरूकता के आधार पर बिना लोभ लालच के अच्छे नेताओं का चयन करे। राजनेता को भी नैतिक होना चाहिए, क्योंकि राजा कालस्य कारणम, राजा ही किसी भी काल किसी भी परिणाम का कारण होता है। तो हमने एक अमूर्त निबंध को भाषागत कैसे बनाना चाहिए इसका उदाहरण देके कि नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारी है, इसका जिक्र किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और स्वयं से भी इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, खुद और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य करते